लोग आज है 14 जुलाई 2020, डे है ट्यूसडे। आज का हिंदू एनालिसिस का एंड न्यूज़ का एनालिसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए ज़रूरी भी है, इसको टाइमली करना चाहिए। देखिए, लेक्चर्स के व्यूज़ कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ बढ़ने चाहिए वहाँ कम हो रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप सब लोग एक दूसरे से शेयर करें, टीचर को सपोर्ट करें, क्योंकि बेटा हिंदू और न्यूज़ को बनाने में टाइम लगता है। और एक और चीज़ मैं सिंपली कहूँगा कि आपको ये देखना है कि आप किसका हिंदू एडिटोरियल और एनालिसिस देखना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त मार्केट में ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स हैं जो इन चीज़ों को कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि आपको न्यूज़ एनालिसिस एडिटोरियल ऑन दैट पर्टिकुलर पेपर मिल रहा है कि उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज कोई देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर हिंदू में न्यूज़ नहीं होते अच्छे, कई कमियां होती हैं, कभी कभार कम न्यूज़ होते हैं, तो हम एडिशनल अदर पेपर से ले लेते हैं या कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको सब कुछ मिले, वो जो मिल रहा है वो काफ़ी। अगर आप कोशिश करें तो हिंदू को पढ़ के भी आप काम कर सकते हैं। चलिए, बिना देरी के अपना न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी देर हो चुकी है। गूगल के जो सीईओ हैं उनसे एक मीटिंग हुई थी अभी, मिस्टर सुंदर पिचई से। तो उनसे मोदी की मीटिंग हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम इंडिया पे इन्वेस्ट करेंगे, और इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी, एआई, सोशल गुड, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। और ये US 10 बिलियन, तकरीबन 75,000 CR का इन्वेस्टमेंट होगा जो गूगल इंडिया में करेगा। इसके बाद देखिए, ईरान ने चाबार पोर्ट के पास जो रेल प्रोजेक्ट था, चाबार रेल प्रोजेक्ट, उससे इंडिया को हटा दिया है। 2016 में नरेंद्र मोदी गए थे जिन्होंने यहाँ पे साइन किया था। तो उस ऑप्शन के बाद ये था कि चलो इनका प्रोजेक्ट बनेगा, बट वो लगातार धीरे होता जा रहा है, धीरे होता जा रहा है। तो चाबार पोर्ट की जो लाइन थी वो चाबार टू जेडन लाइन जा रही थी, जो जेडेन के आगे जो थे अफ़गानिस्तान के क्रॉस बॉर्डर अफ़गानिस्तान तक जा रही थी। तो जाहिर सी बात है, जरेंज था, ये अफ़गानिस्तान में था, इस प्लेस तक जानी थी। और इसको बनाने का काम इंडिया अफ़गानिस्तान ईरान के साथ मिलके कर रही थी। बट फिर जब डिले हुआ तो ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम खुद बना लेंगे। तो इनके पास अभी ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फ़ंड है, $400 मिलियन का, वो उसे यूज़ करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, चाइना ने फाइनलाइज़ किया है 25 साल की एक मैसिव ट्रीटी, जिसमें 400 बिलियन की मैसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी इन दोनों के बीच में, और जो इंडिया प्लान कर सकता था उसके लिए। अब ट्रायलेटरल एग्रीमेंट है, जाहिर सी बात है। जो स्टेट ऑन इंडियन रेल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, ये काम कर रहा था वहाँ पर, सेंट्रल एशिया में काम करता है, जो इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान के बीच में अल्टरनेट ट्रेड रूट बनाने की बात कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी और गए थे तेहरान में, इन्होंने 4 बार एग्रीमेंट साइन किया था, और वहाँ से ये चीज़ें चल रही थी, जिसमें अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट भी आए थे। MOU साइन हुआ था ईरानियन रेल मिनिस्ट्री के साथ, बट वो चीज़ें फंस गई। इसमें भी आगे एक और एडिटोरियल है, फिर मैं आपको इसको डिटेल में देता हूँ। उसके बाद ऑफिसर्स चैलेंजेस आर्मी फेसबुक बैन डायरेक्टिव। देखिए, आर्मी के ऑफिसर्स को कहा गया कि अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडी को तुरंत डिलीट कर दें और उसको यूज़ ना करें। पर्सनल यूज़ आपको मना है, पोस्ट करना मना है। तो ऑफिसर ने कहा कि भाई देखिए, ऐसे तो हो नहीं सकता, हम अगर रिमोट एरिया में कहीं पर हैं तो हमारा राइट है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू जो हमारे राइट्स हैं उनको आप किस तरह छीन सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो गलत चीज़ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में आता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। इन चीज़ों को ये नहीं छोड़ सकते। इन्होंने कहा कि जो रोमेट एरिया में लोग रहते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो ऐसी जगह पर हैं जहाँ से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं आता, उस चीज़ को ये कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम ही है जो इन्फॉर्म करता है अपनी फ्रेंड्स को और लोगों को। तो लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी है, इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी ने इसके बारे में बात की। तो इन्होंने कहा है कि भाई ये तरीका सही नहीं है कि आप इसे बैन करा दें या कुछ करा दें, इसके बारे में आप सोचिए, ऑप्शन देखिए। तो ये एक डायरेक्टिव आगे मूव हुआ है कोर्ट पे, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। इसके बाद ताहिर हुसैन के बारे में आपने सुना होगा, जब दिल्ली अभी राइट्स हुए थे तो उस टाइम पे विधायक साहब थे जिन्होंने अपने घर में पत्थर अत्थर सब मिले थे। तो इनकी चार्जशीट थी, इनका बेल अभी भी मना कर दिया गया है। तबलीगी जमाती, आपको पता है बहुत बड़ा इशू चला कोविड-19 के टाइम पर, तो 85 फॉरनर्स और थे, उनको भी बेल मिल गई है, वो भी फ्री हो गए कजाकिस्तान के। तो 532 फॉरनर्स से 34 कंट्रीज़ के धीरे धीरे उनको कोर्ट ने बेल दे दी, 7,000 10,000 रुपये। पंजाब ने बेटा कंप्लीट पब्लिक गैदरिंग पे बैन लगा दिया है। देखिए, ज़रूरी है, अगर कोविड-19 से आपको फाइट करना है तो आपको पब्लिक गैदरिंग बिल्कुल बैन करनी पड़ेगी, इन चीज़ों से होल्ड करना पड़ेगा। मैंडेटरी FIR थी, इसको भी बंद कर दिया। सर्विलेंस के बारे में बात की गई, इन सब चीज़ों के बारे में। केरला का एक टेम्पल है, ठीक है, पद्म स्वामी टेम्पल, जिसपे आपका जो को रूलर थे, लास्ट रूलर थे जिनकी डेथ हो गई, ट्रवनकोर के जो लास्ट रूलर थे, उनकी डेथ के बाद इसको सरकार ने कहा कि ये हमारे पास रहना चाहिए। तो इसमें ये हुआ कि अभी किसी इस मंदिर की जो प्रॉपर्टी है या जो इसमें आने वाला
चंदा और दान दक्षिणा है वो किसी रॉयल फैमिली की ना हो कि हमारी होती है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडिया गेट कर लेगी 2032 तक, जो डीआरडीओ डेवलप करेगा। मिग-20 के इसकी जगह से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। डीआरडीओ इसके बारे में काम कर रही है। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होंगे जो चलेंगे टेक ऑफ ऑन बोर्ड विक्रमादित्य और अंडरटेकन सेवरल टास्क। तो अब इसके बारे में बात चले, डबल टैक्स होंगे, ट्विल इंजन जेट होंगे, तो ये रेडी हो जाएंगे 2026 तक। इसका डिज़ाइन डेवलप कर लिया गया है। डैसॉल्ट एविएशन से राफेल भी हमारे पास आ रहे हैं। बट जाहिर सी बात है, इसकी जंप और विक्रमादित्य में फर्चर और विक्रांत में लिए इनको चाहिए कुछ, तो ये सारी चीज़ें हम देंगे। यूएस नेवल बेस स्टेशन जो है उसने भी डेमोन्स्ट्रेशन किया बोइंग की कैपेबिलिटीज़ का। F-18 सुपर हॉर्नेट टेकिंग ऑफ लैंडिंग का। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है डिलेड हो रहा है क्योंकि आउटब्रेक हुआ कोविड-19 का। इसके बाद ईरान चाइना ने क्लिंच की 25 ईयर की डील। देखिए जाहिर सी बात है, इंडिया का स्ट्रिंग ऑफ पल्स मैंने आपको अभी परसों पढ़ाया था, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखें तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स का ऑप्शन था, इसमें क्या था कि भाई इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा रहा था, जिसमें यहाँ पर गादर पोर्ट था, अब इसी के पास चाबार पोर्ट था जो इंडिया डेवलप कर रही थी कि अगर कल को पाकिस्तान के साथ कोई इशू होता है तो वो ईरान के साथ मिलकर अपनी चीज़ों को सेटल कर सकती है और डेवलप कर सकती है। तो वो भी अपनी कोशिश में लगी थी कि चीज़ों को सेटल करके टैकल कर पाए। इसी कोशिश में वो अपने रोल प्ले कर रही थी और सारे काम कर रही थी। बट कहीं ना कहीं थोड़े इश्यूज आते हैं और थोड़ी चीज़ें बढ़ती घटती रहती हैं, तो इसको देखना था। इंडिया के साथ उनके रिलेशंस अच्छे थे, बट जब से ईरान को न्यूक्लियर डील से बाहर किया गया है और बराक ओबामा के बाद ये ट्रम्प साहब आए हैं, तब से ईरान के साथ कई सारे हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स बंद हुए। हमने चाबार पोर्ट का भी डेवलपमेंट बंद कर दिया, फंडिंग वहाँ पे बंद कर दिया, अपने बजट्स में उसको ऐड करना बंद कर दिया, क्योंकि हम भाई यूएन सैंक्शन से डरते थे, यूएस के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। बट चाइना के साथ फ़ायदा क्या है, चाइना जा सकता है क्योंकि चाइना के पास वीटो है और वो इसके साथ खड़ा हो गया। तो आज इंडिया के बेनिफिट को ईरान ने उठा लिया और ईरान इसके लिए काम कर रहा है। ईरान को चाइना ने अपने पास कैप्चर कर लिया और आज हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह। और ईरान ने एक पाइपलाइन की है, चाइनीज़ रन होगी, पाकिस्तान पोर्ट ग्वादर और चाबार पोर्ट में लास्ट ईयर तक जाएगी। अब जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं है, ईरान चाइना डील कहीं ना कहीं इंडिया के स्ट्रेटेजिक टाइज को वीक करता है। देखिए ये चाबार पोर्ट है बेटा, जो इंडिया डेवलप कर रही थी, अगर ग्वादर पोर्ट से कोई इशू होता तो उसे टैकल करने के लिए, भाई इंडिया यहाँ पर इस जगह पर है, ग्वादर पोर्ट पे भी चाइना, यहाँ पर भी चाइना, तो हमारे लिए इश्यूज हो जाते। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स में बाकी जगह भी चाइना है, अब ग्वादर पोर्ट जो के बाद चाबार पोर्ट जो हम डेवलप कर रहे थे उसे भी इसने कैप्चर कर लिया। तो एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। हमें इंडिया को ध्यान देना चाहिए, कॉशन रहना चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, वरना उसको प्रॉब्लम होगी। इसके बाद अगला है बेटा कि जो पेशेंट है, इम्यूनिटी जिनके अंदर आती है, तो 90 डेज़ के अंदर वो मैक्सिमम अपनी एंटीबॉडीज़ जो है वो 90 डेज़ के अंदर चली जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वे जब हुआ तो पता चला कि जो कोविड-19 से बच रहे हैं उनको दोबारा ये इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं और दोबारा उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। अदर वायरस की तरह ही है, सार्स कोविड की तरह ये भी है, बट यहाँ पे क्या है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कहती है कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वायरस, आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो आपकी बॉडी में दोबारा आ सकता है। इन्फ्लुएंजा टाइप जो भी डिजीज़ है वो होती है। यूएस चाइना में आप जानते हैं डिस्प्यूट चलते रहते हैं, तो साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को इन्होंने रिजेक्ट किया है। साउथ चाइना सी में चाइना के जितने भी राइट्स थे उसके अगेंस्ट यूएस फिर खड़ा हो गया। यूएस के साथ रिलेशंस इनके बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आपको पता है, ये एक बहुत बड़ा इशू इनके साथ चलता रहता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूएस के भी नेवल बेस हैं और वो भी यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाता है। चाइना यहाँ पर भी अपने आप को कैप्चर करना चाहता है, ये कई कंट्रीज़ का पार्ट बनता है। तो कई कंट्रीज़ इसके लिए अपनी डिमांड करती हैं। ताइवान से इनके डिस्प्यूट चलते हैं, वियतनाम से इनके डिस्प्यूट चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसके बारे में यहाँ पे कई आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए इंडिया ने, चाइना ने, और कोशिश की कि इसको ले ले। ये देखिए ये चीज़ इन्होंने की, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब के बारे में बात चल रही है। तो यूएस इनकी डिमांड को फुलफिल नहीं होने देता और इसके अगेंस्ट खड़ा रहता है। इसके बाद अगर आप अगली चीज़ देखेंगे तो 7 यूएस फर्म ने फाइल कर दिया लॉ सूट, जो अभी स्टूडेंट्स का वीज़ा होल्ड किया गया। इन्होंने कहा इकनॉमी और जॉब्स और इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा भाई ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में यूएस में जनवरी से विजिटर प्रोग्राम्स में आए हैं। तो 1,94,000 लोग थे। तो स्टेट में कई सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा है, इन्होंने कहा भाई ऑनलाइन क्लासेस की फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल सब है। F1 M2 वीज़ा M1 वीज़ाज जो हैं क्लास लेने के लिए थे, उनको आपको नहीं कैंसिल करना चाहिए। हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इन सब में कई सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पार्ट लेते हैं
और बहुत सारा ओवरऑल यूएस की इकनॉमी में रोल प्ले करते हैं। देखिए इंडिया यूएस की इकनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं पार्ट टाइम वर्क करके और रिसर्च और R&D से। तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसे हमें समझना पड़ेगा। गूगल ने बेटा 11 ऐप्स हटा दी हैं। मालवेयर एक जोकर था वो आया है। देखिए एक वायरस अटैक होता है, एक हैकिंग टाइप का होता है, आप ये समझ लीजिए। जैसे मालवेयर क्या होता है, ये पैसे नहीं मांगता। रैंसमवेयर होता है, तो रैंसमवेयर क्या होता है, एक ऐसा अटैक होता है आपके पास जो मालवेयर अटैक ही होते हैं ये, ठीक है, हैकर्स इसे करते हैं। तो ये आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लेता था। वानाक्राई पहले आया था लास्ट ईयर 2 years बैक। अब जो आया है ये मालवेयर जोकर है। ये क्या करता है, ये माल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप कोई भी चीज़ करेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे तो हाइड हो जाएगा, फंक्शनिंग इसकी हाइड रहेगी। और जो अटैकर्स या हैकर्स होंगे वो आपको देखेंगे, आपकी सारी बेसिक चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए गूगल ने इन ऐप्स को हटा दिया है। तो आपको कहीं ध्यान रखना है, अगर आपका फ़ोन माल फंक्शन करता है, कोई भी दिक्कत होती है, आपका फ़ोन सडन बंद होने लगता है या बिना कारण के कैमरा और अदर चीज़ें खुलने लगती हैं, या आपका फ़ोन हर ऐप बार बार खोलता बंद करता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई मालवेयर अटैक है। तो आपको अवेक रहना पड़ेगा। डी फेक कंटेंट क्या है बेटा, डबलिंग कर देते हैं। कई मूवीज़ आप देखेंगे जिसमें स्टीमर जो यूट्यूब पे चलते हैं वो क्या करते हैं, फेस चेंज कर देते हैं, डुप्लीकेट फेस लगा देते हैं। अगर आप ध्यान दें, देखिए जो एक मूवी इनकी बनी थी यूट्यूब चैनल में, एक मूवी थी दी मैट्रिक्स का, इस सीन में केन रेवेंस को विल स्मिथ से चेंज कर दिया गया। उसके बाद अगला एक फेमस था इंडियाना जोन्स, इसमें हैरिसन फोर्ड को चैरिस पेट्स से। इसके बाद चाइना का एक गेम था, उसमें यही हुआ। चाइना की एक सीरीज़ थी चिन AI, इसमें ये चीज़ें हुई, इनमें फेस चेंज किए गए। इसके बाद इंडिया में भी अटैक हुआ। इंडिया में बीजेपी ने जब इलेक्शन स्टार्ट किए तो बीजेपी के जो फेस थे मनोज तिवारी, उनके फेस को चेंज किया गया। 5 मिलियन वोटर से ये व्हाट्सएप ग्रुप पे चीज़ें मांग रहे थे, तो यहाँ पर भी चीज़ें की गई। फेस मास्किंग एक तरीके से फेक फेस लगाकर चीज़ें करना। तो इसका डेटा दिया है, यूएस में सबसे ज़्यादा होता है, यूनाइटेड किंगडम में, फिर साउथ कोरिया में, फिर इंडिया में, फिर जापान में एंड अदर्स में। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने दी है। इसके थ्रेड से भी हमें बचना चाहिए क्योंकि अभी एशिया में बढ़ रहा है। आइए हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस पे चलते हैं बेटा। पहला एनालिसिस, एनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। देखिए गुड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा रोल है। जब से पेंडेमिक आई है तो एक बहुत बड़ी चीज़ बोली गई कि पेंडेमिक जब हमारे यहाँ नहीं थी तब क्या था। अगर आप देखें तो ये जो हमारा डेमोक्रेटिक ऑर्डर है 400 साल पहले तो ये था भी नहीं। तब गुड गवर्नेंस कौन देता था, ह्यूमन और लोकल लेवल पे चलता था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब से आया तब से ट्रेड, बिजनेस, लग्जरी, अपने आप को हाइक करना, ऊपर पहुंचाना, इसमें मेंटल टेंशन और वर्ल्ड मैच को देखने में लग गए हैं। वर्ल्ड से अपने आप को मैच करना, उससे स्टैंडर्ड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। हेल्थ इकोनॉमी ग्लोबल क्राइसिस जब आई तो हमें पता चला फंडामेंटल फ्लॉज हैं इन सब की डिज़ाइन में। गुड गवर्नेंस ग्लोबल लेवल पे नहीं चल सकती, इसको लोकल लेवल पे चलाना चाहिए। जो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स थे उनके बारे में यूनाइटेड नेशन के अब हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हर जगह के चैलेंजेस बिल्कुल अलग अलग हैं। एनवायरमेंटल क्राइसिस, कहीं इकोनॉमी, कहीं सोशल इशू, किनको अलग नहीं किया जा सकता। इनके बारे में, इनकी खुद की प्रॉब्लम है, इनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। नोवल कोरोना वायरस जब आया तो इस पैंडेमिक की काफ़ी चीज़ों को रिवील किया, बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस तरह काम नहीं करते। जाहिर सी बात है जब आप लोकल एरियाज़ में जाते हैं तो लोकल एरियाज़ में कौन काम करता है आपके लिए, एक डीएम काम करता है। कंडीशंस आपकी वहाँ पर ऐसी होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाए गए थे तो उस टाइम पे इन्हें बनाया गया था एक नॉर्मल कंडीशन के लिए। इसके बाद धीरे धीरे जब इसे हमने आगे बढ़ाया तो हमें पता चला कि ये कैडर हमारे लिए क्या कर सकता है। कई कैडर्स में ऐसे थे जिन्होंने बोला कि भाई हम कैसे करें हेल्थ केयर ग्रुप्स को। इन्होंने कहा कि कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कई ऐसे ऑर्डर्स हैं, कई ऐसे प्लान्स हैं जो हमारे लोकल एरिया में लोगों को पता ही नहीं। वो लोकल एरिया से जब कनेक्ट करते थे, उनको समझने लगे, उनको देखने लगे, तो उन्हें पता चला कई ऐसी कंडीशंस हैं। 300 स्कीम चलती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आधी स्कीम्स लोगों को पता ही नहीं थी। जाहिर सी बात है कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे वियतनाम, ताइवान, जिसने बेटर किया है, छोटे नेशन होकर बेटर किया क्योंकि वो लोकल लेवल पे जुड़े हैं। देखिए ध्यान रखिए, टॉप अप बॉटम अप अप्रोच ज़्यादा अच्छा होता है रादर देन अप टू डाउन अप्रोच। अप डाउन अप्रोच से अच्छा है आप नीचे से ऊपर जाएं, मतलब ग्रास रूट प्रॉब्लम को पहले समझें, लोकल लेवल पे ज़्यादा काम करें। आपको पता होना चाहिए आपके पर्टिकुलर एरिया में हॉस्पिटल है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, आपका ग्रुप किस तरीके का है, वीकनेस कहाँ पर है, कमजोरी कहाँ पर है। गुड गवर्नेंस का पहला तरीका ये है कि आप बेहतर मैनर में काम करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ दिक्कत रहेगी। तो बेटर गवर्नेंस के लिए बेटर आइडियोलॉजी चाहिए। आईएएस ऑफिसर्स इस काम को ठीक से कर सकते हैं, बट उनको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। उसके बिना इस चीज़ को करना नामुमकिन हो जाएगा। गेम्स फ्रॉम रेन, आपने देखा होगा इस बार इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो प्रेडिक्शन की वो बहुत सही गई। आज इस बार हमारी रेनफॉल अच्छी हुई है, खरीफ फसल को हमारे फ़ायदा होगा। जर्नी जो स्टार्ट होती है केरला से, आज वो अपने टाइमली पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता जा रहा है। मानसून तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा। अब सबसे बड़ी चीज़ है, जो चीज़ हुई पहले जून 1 को कहा गया कि मानसून जो है गड़बड़ होगा, क्योंकि एक साइक्लोन एम्फान आया था
वेस्ट बंगाल में, जिसके कारण में अंडमान सी से आने वाले इसको प्रॉब्लम होगी। बट उसके बाद जो अनाउंस किया गया ऑनसेट विड्रॉल डेट का अक्रॉस सेवरल सिटीज़, वो एकदम सही प्रिडिक्ट हुई और आज की डेट में रेनफॉल हमारे यहाँ अच्छी कंडीशन में रहे। बट अभी भी क्या है, कुछ जगह पर ऐसा है रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया जहाँ पे 3% डेफिसिट है, कहीं पर ऐसे 13 to 20% सरप्लस है। ऑलरेडी अभी भी सिग्नल है जून एंड अगस्त के, जून में जो चल रहा है वो स्नो करते हैं खरीफ फ्रॉक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ जो है अब आ गया है जुलाई अगस्त। यहाँ पर हमें देखना है रेनफॉल कितनी अच्छी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2/3 ऑफ द मानसून जो है वो इन्हीं 2 मंथ्स में आती है। टाइम सही चलेगा, कंडीशन सही रहेगी तो हमारी खरीफ फसल स्ट्रांग रहेगी। अब हमें सोचना है कि किस तरह हम इस फोरकास्ट को और स्ट्रॉन्ग और अच्छा कर सकते हैं। देखिए जो डेट है मानसून की, मैप पे अगर आप ध्यान दें तो जैसे यूपी के साइड अगर आप बात करें, यूपी में आपकी 15 जून पहुंचती है, बीकानेर, ये सारी आपकी जो डेट्स हैं ये आपकी मानसून की डेट्स हैं। इनको आप यहीं से अगर याद कर लेंगे, आपसे एग्जाम में भी मानसून डेट्स पूछी जा सकती हैं। तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे मानसून है। अब देखिए जैसे हम कहते हैं 1 जून, तो 1 जून में मानसून इंडिया में इंटर करता है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 10 जून के बाद से 15 जून के बीच में आता है। तो 10 to 15 जून की डेट में जो मानसून आता है वही हमारे वो क्रॉप एंड अदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1 जुलाई को जाता है, वो इन सारे एरियाज़ को कवर करता है। तो ये सारे एरियाज़ कवर करने के लिए इस मानसून की ज़रूरत होती है। इस मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत चीज़ें आपको समझा के जाएगा। तो याद रखिए मानसून की डेट जो हमारी प्रिडिक्टेड थी उसी डेट से पहले और आसपास आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो नहीं हो सकती थी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं आई कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं ले सकते। ये चीज़ें आप कर सकते हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इस मैप को ज़रूर आप देख लीजिएगा, आपके ज़रूर काम आएगा। इसके बाद अगला है जो आपका बेटा है द पॉलिटिक्स ऑफ नेपोटिज्म। आपने पता है भाई भतीजावाद बहुत चलता है हमारे यहाँ, पॉलिटिकल से मूवीज़ तक देख लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये डिबेट बहुत ज़्यादा बढ़ी, न्यू फिनोमेना का देखा गया, करंट डिबेट चल रही है कि भाई ऐसा कैसा होता है। तो देखिए पहली चीज़ आप समझिए, जो क्लास होती है, जो फैमिली होती है, फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को पहले ना देखे। पहले किसको देखते हैं ये लोग? अपनी फैमिली को देखते हैं। आज सोसाइटी से पहले आज की डेट में कौन आता है? फैमिली। नेशन फर्स्ट नहीं, फैमिली फर्स्ट है। तो अगर आपके पास पावर है तो आप चाहेंगे नहीं कि आपका बच्चा, आपके रिश्तेदार पहले आगे बढ़ जाए, या कास्ट सब कास्ट आपके ग्रुप वाले लोग पहले आगे बढ़ जाएं। तो ये बहुत कॉमन है बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में, सब जगह चलता है। गांधीयन नेहरून फैमिली को देख लीजिए, वो लगातार आपके साथ चल रही है। करप्शन मूवमेंट के टाइम पे हमें पता चला कि फैमिली करप्ट दिख रही हैं हमें, ठीक है। गांधी फैमिली आप देख लीजिए पॉलिटिक्स में कब से है, नेहरू फैमिली आप देख लीजिए पॉलिटिक्स में कब से है। इसके बाद आप बॉलीवुड में जाइए, कपूर फैमिली कब से काम कर रही है। तो आज अगर आप देखें तो कई ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करती। आप देख लीजिए, अगर नेपोटिज्म की बात करती है तो इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर नेपोटिज्म दिखा सकते थे, एक बड़ी पोजीशन पे होकर उन्होंने अपने बच्चे का सपोर्ट कभी नहीं किया। तो नेपोटिज्म हर जगह नहीं होता, पर जो नेपोटिज्म के रिजल्ट आपके सामने, उनको हमें कवर अप करना है, उनको टैकल करना है। इसके बारे में बात कही गई है, नेहरूइन एलीट की बात है। उसके बाद आप देखेंगे जब नेशनल मूवमेंट अन्ना हजारे ने किया तो राइट विंग लेफ्ट विंग जो उनके सामने दोनों चीज़ें आई, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वेजिटेरियन एलिमेंट्स कहाँ से आए थे, क्या थे। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। नेपोटिज्म आज भी चलता है, रूलिंग पार्टीज़ बहुत सारे लॉसेज हैं, गवर्नेंस फेलियर, इकोनॉमिक हेडविंड्स, ये सारी आपके सामने चली। आज आप देख रहे हैं सिर्फ बैड गवर्नेंस का ही नतीजा है या बैड गाइडेंस का ही नतीजा है कि आज कांग्रेस इस डाउनफॉल में। ऐसा नहीं कांग्रेस में बड़े लीडर्स नहीं है, बड़ी पार्टी में कोई नहीं है। बॉलीवुड में जो कंडीशन है वो हॉलीवुड से बेहतर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, फाइनेंसिंग ज़्यादा है, एक्टर्स अच्छे हैं, बट हम एक्टर्स की जगह उनको लेते हैं जो स्टार किड्स हैं। तो इस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा। दलित मूवमेंट देखिए, जब पैंडेमिक आई कोरोना की, ये एडिटोरियल यही समझ लीजिए, इसे पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। जब एडिटोरियल के बारे में क्या है, जब पैंडेमिक आई तो हमने दलितों को देखा, लेबर फोर्स लेबर को देखा, जो लॉकडाउन के टाइम पर एकदम आइसोलेटेड थे, उनके लिए कोई नहीं खड़ा था। इस कंडीशन के टाइम पे कोई भी लीडर नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुजन पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है, भीम आर्मी चीफ जो है चंद्रशेखर आज़ाद, ये दोनों बेटा इन्हीं चीज़ों के लिए खड़े रहते हैं। आज इनमें भी न्यू शिफ्ट है, आज भी इनकी पॉलिटिकल कंडीशन सही नहीं चल रही, इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। जब बहुजन समाजवादी पार्टी काशीराम ने बनवाई थी तो उस टाइम पे इन्होंने दलितों का सपोर्ट करने की सोची थी। आज दलितों का वोट बैंक तो इनके पास है, बट इनके लिए वो कुछ नहीं कर पाता। आज इनके लिए कोई स्टैंड इनके पास नहीं है, आज इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं हो रहा। लीडरशिप क्राइसिस 90 से चल रही है, आज भी चल रही है। आज की डेट में ये बिल्कुल फ्रोजन है, इनकी बेनिफिशियरी कोई नहीं है, इनके बारे में कोई नहीं सोचता। आप देखिए जब लॉकडाउन हुआ, हिंदुत्व की हम बात करते हैं, हिंदुत्व की कंडीशन की हम सब बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या दलित हिंदुओं में नहीं आते? क्या इनके लिए कुछ नहीं? बट इनके लिए भी एक स्पेशल पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल कंडीशन होनी चाहिए, उसी के साथ ये लोग बैठते हैं। तो इसको हमें समझना और जानना पड़ेगा। आज दलित और बहुजन कम्युनिटीज़ के बारे में हमें सोचना है। पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, अम्बेडकर आइडियोलॉजी थी, दलित बहुजन मूवमेंट था, सब कुछ था।
पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस देने की कोशिश की गई थी। हिंदू तो फ्लैग के अंदर इन्हें रखना चाहिए, इनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। कास्ट से ऊपर सोचना अब हमें पड़ेगा, वरना हमारे साथ दिक्कत होगी। दलित पॉलिटिक्स हम बहुत दिनों तक खेल चुके हैं, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। आज हर पार्टी को हर पर्सन के बारे में सोचना चाहिए। जो कंडीशन आपने लॉकडाउन के टाइम पे देखी, दलितों को किसी ने नहीं देखा, फोर्स लेबर को किसी ने नहीं देखा। यूपी बिहार की साइड से जो लोग गए वो बेचारे रोड से भाग रहे थे, वो मिजरेबल कंडीशन आपके सामने हमेशा रहेगी। फिर क्लब ऑफ वायरस डिनायर्स बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। देखिए, वायरस जब हुआ तो कई लोग थे, जैसे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने इसे डिनाई किया, फिर जब उनको खुद हो गया तब उनको पता चला। ऐसे ही माइंड की उनकी बात थी, उन सब ने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं, इसका डेंजर नहीं है। कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा कि भैया ट्रैक्टर चला लीजिए तो फ़ायदा होगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही कंडीशन की, उन्होंने भी इसे इग्नोर किया। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी बैन किया, इसको नहीं ध्यान दिया। और उस टाइम पे ये स्प्रेड हुआ जब इन्होंने लोगों से हाथ मिलाना स्टार्ट किया, सब कुछ कर रहे थे। जब इन्हें इन्फेक्शन हुआ तब इन्हें पता चला इसकी कंडीशन क्या है। देखिए, जाहिर सी बात है, तंजीरियन जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 कैन नॉट सर्वाइव इन द बॉडी ऑफ जीसस, कोई लॉजिक नहीं है। इसके बाद बेलारूस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर जो फील्ड में चलाता है वो हील हो जाता है, वो सबको हील कर सकते हैं। ऐसे लव ऑफ द टाइम ऑफ कोविड वॉक ये स्टार्ट की गई, वाइस प्रेसिडेंट ने स्टार्ट की थी। तो ये लीडर्स जो थे मिक्स्ड फार राइट्स थे, लेफ्ट पॉपुलिस्ट थे, इनकी कंडीशन बुरी थी, इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, जिसके चक्कर में आज वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें वो चल रही हैं। देखिए, इकनॉमी की प्राइवेसी हमारे साथ हमेशा रहेगी। इकनॉमी की कंडीशन हमें सुधारनी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सब कुछ है, जीडीपी डाउनफॉल में जाती है। यूके, यूएस, ब्राज़ील, इवन इंडिया, सबके साथ ये है कि मास कैजुअलिटी होने के बाद भी अब ये डिप्रेशन बहुत साल तक रहेगा, इसको हम नहीं देख सकते। बट ये जो चल रहा है सालों में कभी नहीं आया, सेंचुरी के बाद ऐसी कंडीशन है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, पीपुल्स भी हमारी कंट्री के मर रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी है। देखिए, एक चीज़ समझिए, जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक तो चीज़ें सही हैं, पर जब लॉकडाउन हम खोलते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम इकोनॉमी ग्रोथ तो करेंगे, बट कहने के हमारा फाइनेंशियल बर्डन मेडिकल हेल्थ पे ज़्यादा जा रहा है। तो आप पहले इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जो भी लीडर इसको ब्लाइंड स्पॉट में रख रहा था, इग्नोर कर रहा था, उनके इग्नोर करने से आज बहुत बुरी हालत हुई है पूरे वर्ल्ड की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इसकी रियलिटी को समझने की। इसके बाद आइए, आज का मेंस का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल। इस एक स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज किए। गुड गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के पेपर जीएस पेपर 4 में आ सकता है। कोशिश करिए 250 वर्ड लिखिए और मुझे मेल करिए। आज का एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।